बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा 11th क्लास की बायोलॉजी का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड टू द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, अगर मैं आपको सिंपल सी बात में पिगमेंट की डेफिनेशन बताऊं तो दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच कैन एब्जॉर्ब द लाइट, द विजिबल लाइट। केमिकल सब्सटेंसेस विच कैन एब्जॉर्ब द विजिबल लाइट। ठीक है बेटा। अच्छा, विजिबल लाइट का मतलब क्या है बेटा? ये वो रोशनी होती है, सूरज की रोशनी का एक हिस्सा होता है जो हमें नजर आता है, सही है। इससे कुछ हिस्सा है जो हमें नजर नहीं भी आता। वो बेटा 380 से लेकर 750 नैनोमीटर की जो वेवलेंथें हैं, इसमें 7 डिफरेंट कलर होते हैं। हम कहते हैं वायलेट, इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यहाँ पे इंडिगो भी आ जाता है। इससे नीचे वाली जो रेडिएशंस होती हैं उनको, यानी 380 से कम वाली, उनको हम इंफ्रारेड कहते हैं, वो भी हमें नज़र नहीं आती। और इससे ऊपर वालियों को हम अल्ट्रावायलेट कहते हैं, वो भी हमें नज़र नहीं आते। तो या फिर मैं उलट बोल गया, बहरहाल जो भी है, सही है। अब मैं आपको जो चीज़ समझाना चाहता हूँ दैट इज़ समथिंग एल्स। दैट इज़ ये है बेटा कि सूरज की रोशनी में होती है एनर्जी, और वो एनर्जी इस विजिबल लाइट के अंदर 7 डिफरेंट वेवलेंथ, मतलब 7 डिफरेंट कलर्स, और उन 7 डिफरेंट कलर्स की जो लाइट है उसको मिला के ये जो वाइट लाइट बनती है, ये हमें पता होना चाहिए बस। अब एक चीज़ जो समझनी है, यहाँ तक आप स्टॉप करें क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, और फोटोसिंथेसिस में हमने जो बात की थी कि सर फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, और लाइट चाहिए होती है, और उस लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जिनको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं। एक बात तो आपको समझ आ गई बेटा। फर्ज किया, एक चीज़ मैं आपको सिखाऊं, फर्ज किया ये एक पिगमेंट है, ये मैं आपके सामने बना दिया। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, मैं कोई चीज़ है नहीं पिगमेंट, लेकिन मैं वैसे समझा रहा हूँ। इसके ऊपर 7 डिफरेंट तरह की लाइट पड़ रही है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 फर्ज किया, ये 7 डिफरेंट तरह के कलर्स हैं जो वेवलेंथ हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि फर्ज किया वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, फर्ज किया। अच्छा, याद रखिएगा हर वेवलेंथ की लाइट हर पिगमेंट एब्जॉर्ब नहीं करता। ये जरूरी नहीं है कि ये एक पिगमेंट जो नीचे वाला ये सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ले, सही है। कौन सी लाइट की कौन सी वेवलेंथ कौन सा पिगमेंट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, वो उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। यानी समझ रहे हैं ना बात को, कि मैं कौन कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता हूं, तो वो मेरा ये वेवलेंथ जो है वो ग्राफ बनेगा। ये वेवलेंथ मैंने एब्जॉर्ब की, ये मैंने एब्जॉर्ब नहीं की, तो वो जो मैंने एब्जॉर्ब ज्यादा की वो मेरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। बस अगर फर्ज किया मैं आपके सामने बनाऊं, तो फर्ज किया बेटा क्लोरोफिल की बात करते हैं। तो क्लोरोफिल जो हम कहते हैं ब्लू, और हम कहेंगे वायलेट ब्लू से ऑरेंज रेड, ये 2 वेवलेंथ ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ब्लू और आप समझे रेड ही समझ लें, सही है। तो अब जब हम इसका ऐसे ग्राफ बनाएंगे ना, तो जहां ब्लू का निशान आएगा वहां पीक इतनी ऊंची होगी, सही है। जहां वायलेट का निशान आएगा वहां, सही है, जहां इसी तरह अपना ग्रीन का निशान आएगा वहां भी छोटी सी, जहां अपना ये येलो का निशान आएगा वहां भी छोटी सी, और जहां फिर रेड का, ऑरेंज और रेड समझे, ये रेड दोबारा में बना, तो वहां फिर दोबारा ज्यादा। इसको कहते हैं कि मेरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये है, ये तकरीबन, यानी क्लोरोफिल दे एब्जॉर्ब द मोर लाइट ऑफ दिस वेवलेंथ, जो रेड कलर की है और जो ब्लू कलर की है, वायलेट ब्लू टू ऑरेंज रेड, ये इसकी रेंज है। यानी वायलेट ब्लू के दरमियान वो वाला एरिया, और वो जो ऑरेंज और रेड के दरमियान वाला है। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात ये है, इसको कहते हैं बेटा, इसको मेजर करने का एक तरीका होता है। उस इक्विपमेंट को कहते हैं, एक मशीन होती है जिसको कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर।
वो क्या करते हैं कि भी किसी भी पिगमेंट को रखते हैं सैंपल के तौर पे और उसके ऊपर सारी तरह की लाइट उसमें डाली जाती है, जोन सी एब्जॉर्ब हो जाए वो तो ठीक है, जो बाकी हो वो या तो गुजर जाती है या वापस आ जाती है। और फिर पता करते हैं जोन सी लाइट वापस आई है वो उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं है, जो एब्जॉर्ब हो गई है वो उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अच्छा, किसी चीज के ऊपर व्हाइट लाइट डालें बेटा, व्हाइट लाइट में तो 7 डिफरेंट वेवलेंथ है, अगर उनमें से एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाए तो वो वापस जो लाइट आएगी उसका कलर व्हाइट नहीं होगा। इसीलिए अब देखें ये ब्लू भी एब्जॉर्ब कर लेता है, रेड भी, फिर बचते हैं 3 कलर फर्ज किया, इंडिगो, वायलेट, ग्रीन और येलो। इन सब में ज्यादा नजर आने वाला कलर कौन सा है? ग्रीन, डार्कर कलर। येलो और ग्रीन आपस में इकट्ठे हों तो येलो नजर नहीं आएगा, कम आएगा नजर। समझ आ गई? वो उसको इसलिए प्लांट हमें ग्रीन दिखते हैं क्योंकि जब उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो ये बाकी की एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो एक खास वो लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और वो बाकी जो बचती है वो वापस भेजते हैं और उनमें सबसे प्रोमिनेंट कलर ग्रीन होता है, इसलिए क्लोरोफिल यानी पत्ते हमें ग्रीन नजर आ जाते हैं। बेटा ये तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट एक चीज दे दिया। अब जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ना, उनकी एग्जांपल की बात करें तो उनकी एग्जांपल में बेटा है क्लोरोफिल, ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं। इसके अलावा बेटा हम कहेंगे कैरोटीन्स या कैरोटिनॉइड्स, ये ऑरेंज, येलो टू ऑरेंज या रेड टू ऑरेंज, ये वाला कलर इनके होते हैं कैरोटिनॉइड्स और कैरोटीन। फिर ज़ैंथोफिल्स, ये भी येलो कलर के होते हैं। तो ये बेटा कुछ पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं और इनका काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना। बेटा एक बात और याद रखिएगा, कुछ ये सारे जो पिगमेंट है ना, ये सारे सेम वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब नहीं करते। इसका अदर मतलब ये है कि इन सारों का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो सेम नहीं है। इसका फायदा क्या होता है? देखें ना जी, अब फर्ज किया हम 5 लोग इधर खड़े हुए हैं ऐसे करके हैं, तो मैं विकेट कीपर हूं, फर्ज किया, तो ज्यादा बॉल्स मैंने ही पकड़नी है, लेकिन अगर कोई बॉल मुझसे रह जाती है तो वो साथ वाला या कोई बॉल वाइड चली जो मेरी लाइन में सीधी नहीं आ रही है तो वो मुझसे रह जाती है, तो वो मेरे साथ जो स्लिप पे खड़ा हुआ है वो बंदा पकड़ लेगा। तो वो एक दूसरा पिगमेंट है, ठीक है, लेकिन वो मेरी लाइन वाली बॉल को नहीं पकड़ सकता, वो अपनी लाइन में पकड़ेगा। तो कोई लाइन जो यानी कोई दूसरी वेवलेंथ जो मैं एब्जॉर्ब नहीं कर सकता वो करेगा, ठीक है। इसी तरह कोई तीसरी वेवलेंथ उधर, तो वो जो इधर खड़ा हुआ है वो कर लेगा, फिर उधर कोई सेकंड स्लिप पे खड़ा हुआ है तो वो पकड़ लेगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो जोन सी भी वेवलेंथ होती है वो जो लाइन जो मेरा एब्जॉर्प्शन, इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि रेंज बढ़ जाती है लाइट की और वो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होती है, मतलब ज्यादा फोटोसिंथेसिस होने के चांस है। क्यों? वो अभी हम बात करते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ये जो कैरोटिनॉइड्स हैं और जो क्लोरोफिल बी वगैरह हैं, ये जब लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये खुद उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये क्लोरोफिल ए को देते हैं और वो उसको फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करता है। उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से आपको इनकी टाइप्स और इनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। तो हम आज अभी जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट दी क्लोरोफिल्स, यानी क्लोरोफिल को हमने इधर पहले से काकीने बना के रख भी दिया है, तो हम कहेंगे कि जनाब क्लोरोफिल ये एक मॉलिक्यूल है, याद रखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मजेदार मॉलिक्यूल, बट दैट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। पहले हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करें तो आप देखें कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये ज्यादा तौर पे पाए जाते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। फिर कुछ और क्लोरोफिल्स भी होते हैं बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट्स और एल्गी, बट दे आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड दे आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोक्लोरोफिल्स। समझ आ गई बात की? और उनके बारे में हम अभी डिस्कशन नहीं करने वाले, सही है। हम जो बात करेंगे इन्हीं 2 क्लोरोफिल ए और बी के हवाले से ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। और वो क्या है बेटा, इसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और इसका ये एक हेड होता है और इसको हम ये बेटा हाइड्रोफिलिक होता है कि हाइड्रोफोबिक,
हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। ये एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है। असल में इसका फायदा क्या है, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है ना, अगर फर्ज किया ये एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन मैं बता रहा हूं आपको, मैं थोड़ी सी खुली इसलिए बनाई कि मैं सिखाना चाहता था। फर्ज किया हेड है ग्रीन कलर का, तो हेड जो होता है वो बेटा इसकी टॉप पे होते हैं, और जो टेल्स होती है ना वो हाइड्रोफोबिक होती हैं, तो वो अंदर की तरफ धंसी हुई होती हैं थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस के अंदर। इसका फायदा क्या होता है कि सारे के सारे क्लोरोफिल हेड्स जो होते हैं ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और ये थाइलाकॉइड के ऊपर ऊपर रहते हैं, और ये ऊपर से हिलते भी नहीं है क्योंकि इनकी टेल्स ने इनको अच्छी तरह थाइलाकॉइड के अंदर पकड़ के रखा हुआ होता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस टेल? टेल को हम बेटा कहते हैं फाइटोल। क्या कहते हैं? फाइटोल। ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक टेल का मतलब क्या है कि ये अंदर की तरफ एंकर करेगी, ये उसको पकड़ के रखेगी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को एंकर करके रखेगी। जिस तरह पौधों की जड़ें जमीन में होती हैं, इस तरह क्लोरोफिल्स की टेल जो है वो थाइलाकॉइड्स के अंदर होती है। सही है, इसका फंक्शन तो ये। अब मैं आपको समझाऊं क्या, तो वो ये है बेटा कि इसके अंदर एक चीज होती है जिसको मैं ऐसे ग्रीन मार्क कर रहा हूं, ये सही है। और ये मैं जिस चीज को मैंने ग्रीन मार्क किया है इसको हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग। क्या कहते हैं बेटा? पोरफायरिन रिंग। इसमें 4 रिंग होते हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं और उनके दरमियान एक मैग्नीशियम एटम होता है। सही है, ये क्लोरोफिल की एक स्ट्रक्चर हो गई। और इसके साथ 4 1 2 3 एंड 4 पायरोल रिंग होते हैं। क्या होते हैं? पायरोल रिंग होते हैं, ठीक है। और चारों पायरोल में से एक पायरोल के साथ एक टेल लगी होती है, ये वाली। इसमें C20H39 आई थिंक, यस। यानी आप पढ़ेंगे ना आगे, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े भी होंगे अल्केन्स, तो ये C20H39 सही है। तो ये बेसिकली एक अल्कीन का फार्मूला है, बट वी से दैट कि भाई इसमें कुछ डबल बॉन्ड मौजूद होंगे। सही है, तो ये आपको लग गई, ये वाली टेल का पता लग गया। अच्छा, एक बात बस और आपने देखनी है कि इसका ये जो पोरफायरिन रिंग है ना, ये हीमोग्लोबिन में भी होता है। हीमोग्लोबिन के जो सेंटर है ना उसके दरमियान में भी एक ये होता है। वैसे तो हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, हम उसकी बात तो नहीं कर रहे, लेकिन उसके अंदर भी सेंटर में एक पोरफायरिन रिंग होता है। लेकिन उसका डिफरेंस इसके साथ ये है कि उसमें मैग्नीशियम की जगह आयरन लगा होता है। ये Mg+2 है, वो Fe+2 होता है। सही है। और क्लोरोफिल, ये तो समझ आ गई ना, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में थोड़ा सा फर्क है। अभी तक आपने बेटा ये बात पढ़ी कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के अंदर एक हेड होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है, एक टेल होती है जो हाइड्रोफोबिक होती है। एक हेड जो है वो ग्लोबुलर है, टेल जो है वो फाइबरस है, लंबी फाइबर की तरह है, हेड ग्लोबुलर है। जो हेड है उसके अंदर एक पोरफायरिन रिंग होता है, 4 पायरोल रिंग होते हैं, और चारों के में से एक के साथ वो टेल अटैच होती है। ये ऊपर सरफेस पे रहते हैं क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, और वो नीचे की तरफ जाती है क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होती है, और उनका फंक्शन क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं। अब जो बात मैं सिखाना चाहता हूं वो ये है कि ये जो CH3 है, अगर इसकी जगह CHO ग्रुप लग जाए, यानी एल्डिहाइड ग्रुप लग जाए, तो ये क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर है, और अगर यहां मिथाइल ग्रुप लगाओ तो वो क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर है। इतना सा इन दोनों में फर्क है, और नीचे दोनों के फार्मूले भी दिए होंगे किताब में, सीधे सीधे दिए होंगे, वो आपने याद करने। इनमें से एक MCQ MD कैट में मैंने 2 बार देखा है। सही है कि ये वाला फार्मूला किसका है, क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल बी का, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ द क्लोरोफिल बी। सही है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या सूरत हाल है। तो मेरे ख्याल से इसमें देखें कि कोई और चीज क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में तो मिसिंग नहीं रह गई, नहीं रह गई जी, ठीक है। अच्छा, एक बस बात और आपको मैं बताना चाहता हूं, वो ये है, वो सिंपल सी बात है कि क्लोरोफिल ए एंड बी they have a slightly different structure. So due to the slight difference in their structure, their absorption spectrum is also a bit different. Some of the wavelengths which are effectively absorbed by chlorophyll B are not absorbed by chlorophyll A, and vice versa. Some of the which are effectively absorbed by chlorophyll A are not absorbed by chlorophyll B.
इसका फायदा क्या होगा कि दोनों तरह के क्लोरोफिल होने का फायदा मैंने आपको पहले बताया कि द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन पिगमेंट्स for the absorption of the visible light that increases the range of the light available for the photosynthesis, क्योंकि एक करेगा तो दूसरा दूसरी करेगा तो तीसरा तीसरी करेगा, जिससे रेंज बढ़ जाती है। सही है। इवन आप ये सोच लें कि जो खुद क्लोरोफिल ए साहब हैं, ये इनकी अपनी 4 टाइप्स हैं। Like this, if you say that किताब में लिखा है that is 670, 680, 690 और something 700 भी होगा। हाँ जी, तो 6 क्लोरोफिल ए की अपनी टाइप देखें 670, 680, 690 और 700। ये 4 तरह की लाइट को तो ये यानी एक ऐसा है जो ज्यादा 670 पे अब्जॉर्ब करता है, दूसरा क्लोरोफिल ए ही है लेकिन वो 680 पे, तीसरा, यानी समझ रहे हैं ना बात को। इन सब का इफेक्ट क्या होता है। अब ये यहां तक तो हमने बात कर ली, लेकिन आखिरी बात बस रह गई, वो ये है कि ये सारे पिगमेंट्स आपस में मिलके काम कैसे करते हैं। बेटा क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल बी और ये जो कैरोटिनॉइड्स वगैरह हैं, इन सब को मिला के हम एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। इनको हम कहते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। क्या कहते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट। ये काम क्या करते हैं? इनका काम कुछ भी नहीं होता बेटा, ये सिर्फ लाइट की उसको इंक्रीज करते हैं, रेंज को, और ये जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वो सारी की सारी उसकी एनर्जी किसको देते हैं? क्लोरोफिल ए को, और वो उसको आगे फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस के, फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शंस में इस्तेमाल करता है। समझ आ गई बात की? सो दिस इज व्हाट वी से एक्सेसरी पिगमेंट, यानी वो एक नीचे इक्वेशन लिखी हुई है कि चाहे वो जो कैरोटिनॉइड्स हैं they give the light to chlorophyll B and chlorophyll B that gives the सारी light to chlorophyll A. So this is what we say बेटा about the photosynthetic pigments। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो बाकी का हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे परसों। अल्लाह हाफिज।